इत्यादि साहब, लोकसभा इलेक्शन हो गए, विधानसभा इलेक्शन हो गए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, इम्तियाज जलील साहब क्या कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। 10 साल आराम करने का मौका ही नहीं मिला। 10 साल भागते रहे, बहुत भागे, बहुत काम किए। ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरीके से रुक गए हैं करके उसमें, लेकिन इन 10 सालों के अंदर एहसास ही नहीं हुआ है कि बहुत सारी बातें पीछे छूट गई थी, बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे। अब वो अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं, और यकीनन लोगों के बीच में भी है, लोगों के साथ भी है, सुख दुख के अंदर है। क्योंकि कितना भी कर ले, लोगों ने जो मोहब्बत मेरे ऊपर निछावर की, मजलिस के ऊपर निछावर की, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती है, इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती है। तो लगे है। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में आपका बहुत थोड़े वोटों से पराभव हुआ है। आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं। पिछले आपके पत्रकारों के टर्म की पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स जो अभी पिछले 8-10 साल से चल रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर सबसे घटिया पॉलिटिक्स अगर कहीं चल रही है तो महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। और ये मैं बार बार कहते हुए आया हूँ कि ठीक है, राजनीति का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इंसानियत ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ नियम, कुछ उसूल, कुछ नीति, कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स जो है वो हर प्रोफेशन के अंदर रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी हुआ करते थे। आप एक दूसरे के विरोधी होते थे, राजनीतिक विरोधी होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे। कि आप किसी के बारे में बात भी करते हैं तो गाली गलौज से बात करते हैं, आपका लहजा बिल्कुल बदल जाता है उसमें। तो ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हर राजनीति में जुड़ा हुआ आदमी बस यही चाह रहा है कि मैं कैसा सत्ता के करीब पहुंच जाऊं, मैं कैसा कुर्सी हासिल कर लूं, मैं कैसा सत्ताधारियों के करीब आने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या कर डालूं ऐसा, हाँ, कि वो मुझसे खुश हो जाए और मुझे कोई एक आध पद दे डाले करके उसमें। तो बहुत ही मतलब घटिया राजनीति हम देख रहे हैं। और मैं ही नहीं देख रहा हूँ, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब महाराष्ट्र का जो एक पहचान थी महाराष्ट्र की, वो पहचान ख़त्म हो चुकी है। अब बेईमानी के लिए जाना जाता है, आप दगाबाजी के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है कि लोग धोखा कैसा देते हैं, लोग फरेब कैसा करते हैं, चीटिंग कैसा करते हैं, इसके लिए महाराष्ट्र अब जाना जाता है। राजीव शिंदे ने कल एक संजय सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया, और एक बात बार बार आपने भी आपके भाषण में कही कि एकनाथ शिंदे ने आपको हराने के लिए हेलीकॉप्टर में पैसा लगाया था। देखिए, ये मुझे कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और राजू शिंदे को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये सब हर कोई जानता है। मतलब लेकिन अब हम किससे ये करें कि बताएं किसको, कि सुनने वाला जो है अगर उसने कानों में रुई भर के रखा हुआ है और वो सुनना ही नहीं चाहता है। मैंने लोकसभा के अंदर एक भाषण दिया था, नरेंद्र मोदी साहब सामने बैठे हुए थे। तो उस भाषण के अंदर मैंने ये कहा था कि साहब, आपसे रिजर्वेशन मांगने का मतलब ये है कि हमने अपना सर दीवार के ऊपर फोड़ना है करके, आप तो हमको सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं करके, इस तरह का आपने एक रवैया तैयार कर दिए है। तो महाराष्ट्र के अंदर हम शिकायत लेके जाए किसके पास है? सरकार उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनका। क्या पुलिस को नहीं मालूम है कि पैसा कैसा बैठा गया है, किस किस की गाड़ियों के अंदर गया है करके? क्या प्रशासन को नहीं मालूम? क्या इलेक्शन कमीशन की टीम जो आई हुई थी, कैसे वो मेरे पीछे ही लगी हुई थी? हा? उनको ये नहीं पता है कि कितना करोड़ों रुपया पैसा खर्च हुआ है करके उसमें। ये सब जानते हैं इसमें, लेकिन फिर वैसी वैसी बात है कि हम बोलना मतलब ये है कि अपना सर दीवार के ऊपर टकराना और सर फोड़ देना। आमदार एक रात में ही अपनी पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन आपने कुछ दिन पहले जिक्र किया है चंद्रकांत खैर एक निष्ठावान शिव सैनिक बल की अपनी पार्टी में देखिए देखिए ठीक है, राजनीति के अंदर देखिए साहब, मतलब हर आदमी को इख्तियार है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है उसमें। लेकिन जब आपको जिसने बड़ा किया है, अगर आप बड़े होने के बाद उसे ही धक्का देकर गिराना चाह रहे हैं, तो आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आपकी तरबियत क्या है, इस बात का अंदाज़ा लगता है। ऐसे हालात के अंदर जब जिस बाला साहब ठाकरे ने इतने सारे शिव सैनिकों को बड़ा किया, हाँ, सड़क के ऊपर से, लिटरली सड़क के ऊपर से उठा के आज कितने शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र के अंदर दिखेंगे,
जो कभी सब्ज़ी बेचने वाला था, कभी कोई पेंटिंग का काम करने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई टेम्पो चलाने वाला था, वो आज धन्ना सेठ हो गए हैं। किसकी वजह से हुए हैं? आज ठीक है उनके उनके बच्चे के बुरे दिन चल रहे हैं उद्धव ठाकरे के, लेकिन ठीक है आप पार्टी छोड़िए, लेकिन कम से कम उसके बारे में इस तरह का लहजा तो इस्तेमाल मत करिएगा उसमें। राजनीति के अंदर है तो हर कोई ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है। न्यूटन की थ्योरी है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। तो एक दिन नरेंद्र मोदी भी नीचे आएंगे, एक दिन देवेंद्र फडणवीस भी नीचे आएंगे, एकनाथ शिंदे भी नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप राजनीति छोड़ने वाले हैं। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि मुझे राजनीति इतनी अब ऐसी हालात को देखते हुए अब एक उम्मीद से आदमी आता है कि यार चलो राजनीति के अंदर आएंगे, अपने पास ओहदा है तो कुछ अच्छे काम करेंगे। और यकीन मानिएगा कि मतलब 10 साल के अंदर हमने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की। हम ये दावा नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैंने सब कुछ बदल दिया हूँ करके उसमें, लेकिन कम से कम इस शहर का माहौल हमने अच्छा रखे। 10 साल के अंदर जो एक कम्युनल माहौल तैयार करके रखे थे, हर चीज़ के अंदर हिंदू मुस्लिम किया करते थे, उस माहौल को हमने बेहतर बनाए है। हमने लोकसभा के अंदर लोगों को जब भेजा जाता है अपने प्रतिनिधि के तौर के ऊपर, तो वहाँ पर आवाज़ पूरी ईमानदारी के साथ हमने उठाए। मुद्दे जो है वो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हमने, चाहे वो पानी का मसला हो, रेल का मसला हो, प्लेन का मसला हो, किसानों का मसला हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, खेलकूद का हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये पार्लियामेंट के अंदर हमने उठाए हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद जब आपको ये लगता है कि यार आदमी कितना भी काम कर लो, आखिर में मतदान जो है, आखिर में वोटिंग जो है वो लोग जात और धर्म के नाम के ऊपर करते हैं करके, तो फिर ये है कि आप अगर किसी अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं, अब जैसा मैं आपको बताऊं हूँ कि जालना रोड के ऊपर जो 400 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, क्या वो एक जाति के धर्म के लोगों के लिए मैंने लड़ा था कि जिसकी वजह से मैंने हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करा, जनहित याचिका फाइल किया, लड़े हमने उसके लिए 400 बेड का हॉस्पिटल। लेकिन उस 400 बेड के हॉस्पिटल के अंदर वो शिव सैनिक भी जाने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी का चाहने वाला भी जाने वाला है, कांग्रेस का चाहने वाला भी जाने वाला है, हम भी जाने वाले हैं उसमें। तो जब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अंदर जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, तो वोटिंग के दौरान ये लोग हैं तो सिर्फ जात और धर्म क्यों देख रहे हैं? तो एक ऐसा एक मायूसी सी छाती है जब इन दी एंड तुमको ये पता चलता है कि यार कुछ भी करो, लोग जो है वो आखिर में यही सोचते हैं कि माझी जातीचा कोण आहे, माझ्या धर्माचा कोण है, मेरे मज़हब का कौन है, यही देखकर वोट करते हैं। मुझे वोट नहीं करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जाति के आदमी को अगर वोट कर रहे हैं तो उसके अंदर देखें कि उसके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन है क्या, वो गुण है क्या, कि वो आपके मुद्दे उठा सकता है क्या, ले जा सकता है। वरना आपका एक वोट अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को बहुत साल पीछे ढकेल देता है, अपने शहर को, अपने ज़िले को बहुत साल पीछे ढकेल देता है। लोकसभा, विधानसभा वो जगहें होती है जहाँ पर आपको लड़ना है, आपको खींच के लेके आने का है, क्योंकि आप तो विपक्ष में बैठे हुए हैं इसमें। तो ऐसी मायूसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैंने ये कहा कि भाई मतलब एक मुझे अब दिल नहीं लगता है कि राजनीति के अंदर, कल किसी अखबार वाले ने छापा कि भाई 10 साल सत्ता में थे। हाँ, 10 साल सत्ता के अंदर थे हमने। मैं हारने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, जीत हार ज़िंदगी का हिस्सा है उसमें। मैंने तो जिस दिन हारा था उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर खड़े रहकर, जो लोग मेरे सामने हज़ारों की तादाद के अंदर टप टप आंसू बहा रहे थे, उस वक्त मैंने लोगों से ये कहा था कि नहीं, हमने मेहनत किए है, जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ते हैं करके उसमें। तो जीत और हार की वजह से ये मायूसी नहीं है, मायूसी आज के माहौल को देख कर है उसमें। नहीं, आपको देख के बहुत सारे यंग बच्चे जो इंस्पायर हुए थे और पॉलिटिक्स में आने की वो आना चाहिए, कोशिश कर रहे थे, आना चाहिए। लेकिन आपकी इस नर्वसनेस देखिए मेरे नर्वसनेस से नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल किया है। मैं ख़ुद चाहता हूँ कि एक नई टीम तैयार होना चाहिए करके, यंगस्टर्स ने आना चाहिए, उन्होंने अपने आप के अंदर एक बदलाव लेकर आना चाहिए। हर चीज़ मेरे ऊपर रिवॉल्व नहीं हो सकती, हर चीज़ है तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब से उम्मीद नहीं लगा सकता, तुमको भी कुछ करना पड़ेगा।
किसी ना किसी को खड़े रहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि असद साहब 100% करते हैं तो मैं कम से कम है तो 20% करूँगा, मैं 40% करूँगा करके, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना करना। लेकिन आप घर पे बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं इम्तियाज़ जलील तुम ही लड़ो करके उसमें, अब तुम जा रहे ना घर को तो हम भी चले जा रहे घर को, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शुरुआत की थी आपने बदलाव की, विधानसभा में आपको तकरीबन मराठा या ऐसा कहिए कि नॉन मुस्लिम बहुत सारे यंगस्टर ने भी और सीनियर सिटीजन में आपके एक विश्वास उन्होंने दिखाया और आपको मतदान भी किया है उन्होंने। बिल्कुल सही है, और ये बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि जीत और हार से बड़ी ये कामयाबी है कि आज के इस घिनौने माहौल के अंदर आपको अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के लोग स्वीकार रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं। ये मेरे हिसाब से ये जीत और हार से बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि आज 10 सालों के अंदर आपको ख़ुद को याद होगा कि आज से 10-12 साल पहले जब मैं इलेक्शन में आ रहा था तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल ऐसा तैयार किया गया था, अरे एम आने वाली है, अब तक ऐसा होना, अब तक आए होना, अरे करना करके। लेकिन 10 सालों के अंदर लोगों ने आजमाए, परखे, तोले, देखे सब चीज़ हिसाब से, उनको लगा कि नहीं यार मीडिया वाले जो है वो कुछ अलग बताते हैं, हकीकत में बंदा वैसा नहीं है करके, तो लोगों ने साथ दिए। यंग पॉलिटिशियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए? नहीं, आना चाहिए साहब, सच के लिए खड़े रहना चाहिए उसमें, सच के लिए खड़े रहिएगा। तकलीफ़ें बहुत होती है सच बोलने के लिए, आज के पीरियड के अंदर सच बोलने के लिए बहुत तकलीफ़ें होती है, लेकिन नौजवानों ने कम से कम इतनी हिम्मत रखना चाहिए कि ठीक है मैं राजनीति के अंदर हूँ लेकिन मैं अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं जहाँ पर भी गलत हो रहा है मैं उसको गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। अभी आपने एक यूटर्न का एक हमको एक किस्सा सुना है कि कोई ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है, तो आपकी कोई नई जर्नी शुरू होने वाली है, इस पे से कुछ अंदाज़ा ला सकते हैं? नहीं देखिए, मतलब हर दिन एक नया होता है इसमें, आगे क्या होने वाला है पता नहीं है इसमें, लेकिन इतना आपको जो किंतु परंतु और जो बहुत सारे अटकलें लगा रहे हैं, देखिए मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया और उन्हीं की मेहनतों की वजह से, उन्हीं के यकीन की वजह से मुझे असेंबली में भी जाने का मौका मिला, लोकसभा में भी जाने का मौका मिला। तो मैं असद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और असद साहब के आगे मैं कभी जा नहीं सकता हूँ, उनका जो हुक्म जो फरमान रहेगा मैं मानूंगा। थोड़े दिन में आपको नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया वालों ने ये भी चलाए है करके, उसमें आए थे, बैठे, बात करे, खाना वाना खाए, आराम से हंसी मजाक करे। क्या इम्तियाज़ जलील साहब राज्यसभा में हमारे को देखने को मिलेंगे? देखिए मतलब इतना आसान नहीं होता है, राज्यसभा के अंदर जाने के लिए आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मैं नहीं समझता हूँ कि इतना सपोर्ट अभी हमारे पास है करके। और ठीक है, राज्यसभा के अंदर जाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें भी लगती है कि आपको इनको लेना उनको लेना ही करना पड़ता, तो वो सब चीज़ें तो है नहीं उसका, जहाँ पर है वहाँ पर है। और आप ये मत समझिएगा कि मैं एमएलए नहीं हूँ करके, उसमें जीतने वाले एमएलए और हारने वाले एमएलए के अंदर अगर 2000 वोटों का फ़र्क है तो समझ लीजिएगा कि मतलब वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है इसमें।